ओके, सो मेरा नाम है कमलवीर। ओके, और आज हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के बारे में। 1917 से 1991 क्या क्या हुआ, एक एक इंसिडेंट को समझेंगे। आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मेरा रेफरल कोड यूज करके, जो कि है कमलवीर एस। इसके अलावा आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। कोल्ड वॉर पढ़ेंगे जी, और हिंदी में है ये पूरी की पूरी वीडियो। बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर स्टार्ट कैसे होता है। तो 1917 में चले जाते हैं हम, 1917 में चले जाते हैं। रशिया में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, और रेवोल्यूशन से पहले से ही विचारधारक युद्ध शुरू हो गया था। देखो, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि जो कोल्ड वॉर है वो 1917 से स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहेंगे, बहुत सारे स्कॉलर आपको ये कहेंगे कि ये इससे भी पहले से चल रहा था कोल्ड वॉर। तो ये क्वेश्चन निकल के आता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 1917 से भी पहले कोल्ड वॉर चल रहा हो, लेकिन कोल्ड वॉर उससे पहले से चल रहा था, समझेंगे कैसे। ये विश्व लेवल पर नहीं हुआ था, अभी वर्ल्ड लेवल के ऊपर कोल्ड वॉर सामने नहीं आया था, लेकिन रीजनल लेवल के ऊपर, स्थानीय लेवल के ऊपर जो कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। ठीक है, पहले ये समझिए कोल्ड वॉर किसे कहते हैं। तो कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर वो वॉर है दो देशों के बीच का, जो अभी कोल्ड है, वो कभी भी गर्माता नहीं है, वो डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतरते हैं, एस्केलेट नहीं करते हैं वॉर को, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ हमेशा व्योंत बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। यानी कि उनकी क्योंकि आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, तो चाहते हैं कि वो देश खत्म हो जाए, वो देश खत्म हो जाए, इस तरीके से सोचते हैं। तो रीजनल लेवल के ऊपर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर अभी कोल्ड वॉर नहीं पहुंचा था, लेकिन रीजनल लेवल के ऊपर 17 से भी पहले हो चुका था ये शुरू, जो बाद में वर्ल्ड लेवल पर हमें देखने को मिलता है। रेवोल्यूशन के समय में भी जब रेवोल्यूशन हो रहा था, अलग अलग देश अलग अलग गुटों को समर्थन दे रहे थे। वहां पे रशिया में क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, बोल्शविक मेंशविक में रेवोल्यूशन हो रहा है, सिविल वॉर हो रही है। उस टाइम पे भी ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर है, विचारधारक संघर्ष हमें दिखाई देता है, क्योंकि एक पार्टी को लिबरल स्टेट्स यूके यूएसए हेल्प कर रहे हैं, कम्युनिस्ट को जर्मन हेल्प कर रहा है, जर्मनी हेल्प कर रहा है। तो उस टाइम पे भी देखिए ये विचारधारक युद्ध देशों में चल रहा है, देश अपनी विचारधारा, देखो सबसे पहली कितनी बड़ी बात है कि जो सबसे पहली प्रोक्सी वॉर है, प्रोक्सी वॉर कह सकते हैं अगर आप इसे, तो वो रशिया में ही हुई। प्रोक्सी वॉर किसे कहते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्टली कोई वॉर नहीं करते हैं इस टाइम पीरियड में, लेकिन यूएसए यूएसएसआर के ट्रूप्स वियतनाम, क्यूबा, आपको पता है कि वियतनाम क्यूबा की बात कर लो, अफगानिस्तान की बात कर लो, इन सारे देशों में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते हैं। यानी कि उन देशों में एक गुट को हेल्प कर रहा था यूएसए, एक को हेल्प कर रहा था यूएसएसआर, उसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। तो यहां पे भी देखो इस कोल्ड वॉर में, इस सिविल वॉर में, सॉरी, एक गुट को कम्युनिस्ट हेल्प कर रहे हैं, एक गुट को लिबरल हेल्प कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहली प्रॉक्सी वॉर कहां शुरू हुई, रशिया में ही होती है। यानी कि कोल्ड वॉर क्या है, एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, और इसका पहला एक्सपोजर कहां होता है, रशिया में ही होता है। बाद में फिर रशिया इसे क्या करता है, अपने हाथ में लेता है इस वॉर को, एक मेन एक्सपोनेंट बन जाता है इस वॉर का, एक मेन एक्टर बन जाता है इस वॉर का। समझिए इसे, ये वॉर किसी देश के बीच में नहीं, ये वॉर दो आइडियोलॉजीज के बीच की वॉर है। आगे क्या हो रहा है, तो यानी कि आइडियोलॉजी की वॉर तो 17 से पहले से ही चल रही थी, इसलिए 17 से पहले से ही कोल्ड वॉर चल रहा है। तो ये देशों की वॉर नहीं है,
ये किसकी वॉर है? आइडियोलॉजी की। तो रेवोल्यूशन के बाद 1917 से 22 तक सिविल वॉर होता है। इसमें दो समूह थे, व्हाइट्स और रेड्स। व्हाइट्स और रेड्स दो समूहों के बीच में रेवोल्यूशन के बाद, रशिया में रेवोल्यूशन के बाद, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है कि दो ग्रुप्स में सिविल वॉर शुरू हो जाता है, अंदरूनी युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसमें जो रेड्स थे, जो कम्युनिस्ट थे, और व्हाइट थे, जो लिबरल थे वहां के, उनके बीच में लड़ाई होती है। तो यूके, फ्रांस, अमेरिका व्हाइट्स को सपोर्ट करते हैं, लिबरल्स को, और दूसरों को सपोर्ट करते हैं जी यहां पे कम्युनिस्ट सपोर्ट करते हैं, जर्मनी जैसे देश सपोर्ट करते हैं रेड्स को। तो देखो ये प्रॉक्सी वॉर कहां पे हो रही है? रशिया में हो रही है। सो इसीलिए विचारक मानते हैं कि यहीं से कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जो 1991 में जाकर के समाप्त होता है। वो बाद की बात है, न्यू कोल्ड वॉर, सेकंड कोल्ड वॉर, एशियन कोल्ड वॉर, बहुत वेरिएंट्स है, वो हम यहां पे अभी नहीं पढ़ने वाले। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये आज भी जारी है, चाहे इसका स्वरूप बदल गया हो। ठीक है, स्वरूप बदल गया हो, आज भी देखो प्रॉक्सी वॉर्स जारी है। इराक और सीरिया जैसे देशों में आज भी देखो प्रॉक्सी वॉर्स हो रही है। रशिया और चाइना, आप सॉरी रशिया और यूएसए लड़ रहे हैं, इराक में भी लड़ रहे हैं, सीरिया में भी लड़ रहे हैं आज भी। तो प्रॉक्सी वॉर्स तो आज भी कंटिन्यू है। तो कहां सिविल वॉर खत्म हुआ, सॉरी कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ये भी कहा जाता है। 1933 यूएसए रशिया को एक राज्य के रूप में मान्यता देता है। ये भी देखो चीज कि पहले यूएसए क्या है, रशिया को एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता, 33 में जाके करता है। इन दोनों देशों में फिर तो ही डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होते हैं। ओके, दूसरे विश्व युद्ध में आपको पता है कि ये दोनों देश एक ही तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे का विरोध कर रहे थे अंदर अंदर भी। वो अभी आगे आएगी, अगली स्लाइड में आएगा। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई हो। सो यहां पे अगली चीज है 1945। ये तो चीज याद रखना कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे थे। इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट आता है, बहुत बड़ा इंसिडेंट आता है। समझिए जी यहां पे क्या कहने जा रहे हैं। सो देखो हो क्या रहा है, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटॉम बॉम्ब गिराए। ठीक है, लेकिन बम गिराने के एक दो दिन बाद ही वहां पे जो रूस है हमला करने वाला था। अमेरिका को पता था अगर रूस इसे हमला कर ले तो जापान पर कब्जा कर लेगा और कम्युनिज्म लागू कर देगा। समझिए यहां पे चीज तो हो क्या रहा है। तो ये यूएसए है, ये यूएसएसआर है। तो आपको पता है कि दोनों एक ही तरफ से लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। तो ये जापान है। अभी दोनों देशों ने, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो सारे देश थे, इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो यूएसएसआर है वो वॉर में जापान के ऊपर अटैक करेगा। ये नीति बनाई गई। ठीक है, तो कहा गया कि आप जाएंगे जी 15 तारीख को, मान के चलिए 15 तारीख को, 15 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 6 और 9 अगस्त को है। तो मान लीजिए जी ये 8 अगस्त को है। तो कहा गया कि 8 अगस्त को हमला करना है जी आपको यूएसएसआर को, जापान के ऊपर, उसे हराना है। यूएसएसआर तैयार हो जाता है कि हम चले जाएंगे, ठीक है हम यहां पे रुके हुए हैं, जैसे ही आप लोग कहते हैं हम जाके अटैक कर देंगे। यूएसए को यहां पे ये समझ आता है कि अगर परसों जाकर के यूएसएसआर हमला करता है जापान पे और जापान को हरा देगा डेफिनेटली, तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, तो इससे होगा ये यूएसएसआर वहां पे बाद में कम्युनिज्म को लागू कर देगा। तो वहां पे कम्युनिज्म नहीं बल्कि लिबरलिज्म को हमें लागू करना है। ये चीज को एंश्योर करने के लिए यूएसए क्या करता है, नीतियां तोड़ता हुआ सारा दिन 2 दिन पहले किसी को ना बताते हुए वहां पे एटॉम बॉम्ब से हमला कर देता है, न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देता है। तो देखिए यूएसए यूएसएसआर का जो कोल्ड वॉर है, ये भी एक प्रॉक्सी वॉर हुई यहां पे, उसका सबसे बड़ा खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है जी, जापान को। देखिए कितनी समझने वाली बात है
कि यूएसए यूएसएसआर के बीच की लड़ाई का सबसे बड़ा खामियाजा यहां इन्हें भुगतना पड़ता है 6 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी के रूप में। अगर ये दोनों के बीच में सहमति होती तो ये आप कह सकते किसी दूसरी तरीके से अटैक करके जीत सकते थे। तो ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, तो इसके बाद 1947 में यूएसए के द्वारा ट्रूमैन, यूएसए के प्रेसिडेंट है जो ट्रूमैन, हैरी ट्रूमैन, उनके द्वारा कंटेनमेंट पॉलिसी लाई जाती है। 47 यूएसए प्रेसिडेंट ट्रूमैन के द्वारा कंटेनमेंट पॉलिसी लाई जाती है। इसका मतलब क्या था, तो ये यूएसएसआर है, ये बाकी का एशिया है, ये यूरोप है। तो ये पॉलिसी लाई गई कि जहां तक यूएसएसआर और कम्युनिज्म फैल चुका है उसे वहीं पे कंटेन कर दिया जाए, उसके आगे ना बढ़ने दिया जाए, उसे वहीं पे कंटेन कर दिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। इसी को कंटेनमेंट पॉलिसी कहते हैं। कंटेन करने के लिए क्या, वो पाकिस्तान में ना आ जाए कम्युनिज्म, पाकिस्तान को एड दी जाए, बाकी देशों को भी। ठीक है, ये था ट्रूमैन का कंटेनमेंट पॉलिसी। कम्युनिज्म जहां तक फैल चुका है उसे वहीं उन्हीं राज्यों तक कंटेन रखा जाए, यह था कंटेनमेंट पॉलिसी। तो देखिए, ये है हमारे पास यूएसएसआर, एशिया है मान के चलिए जी, इसे जैसा भी बनता है, यूरोप है, ठीक है, अफ्रीका है, ये अमेरिका के दोनों कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। तो अभी क्या चाहते थे अमेरिकन कि यूएसएसआर जहां तक पहुंच चुका है ये यहीं तक इसे कंटेन कर दिया जाए, ये आगे ना बढ़ पाए इससे। तो इससे आगे के जितने भी देश हैं, ये देश है, ये देश है, इन देशों की हेल्प की जाए आर्थिक रूप से, ताकि इसे यहीं पे कंटेन किया जाए कम्युनिज्म को, इसके आगे ना बढ़े ये किसी भी तरीके से। ये कंटेनमेंट पॉलिसी थी। इसके तहत ये कंटेनमेंट पॉलिसी करती क्या थी, तो जो कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहे देश थे, जिन भी देशों में कम्युनिज्म के साथ लड़ाई हो रही थी, कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, उन देशों में यूएसए जाके उनकी पैसे और मिलिट्री के साथ उनकी हेल्प करता है। ठीक है, आपके यहाँ कम्युनिस्ट के खिलाफ कम्युनिज्म को कंट्रोल किया जा रहा है, कम्युनिज्म को कंट्रोल किया जा रहा है, कम्युनिस्ट के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हो, ये लीजिए पैसा, ये लीजिए वेपन। इन्होंने ही तो देखिए पैसा और वेपन देके अफगानिस्तान में अलकायदा पैदा किया, बाद में इन्हीं के घर उन्होंने आके, आपको पता है कि वो किया है ना 9/11, वो बाद की बातें हैं। उसके बाद है 47 से 52 तक मार्शल प्लान। मार्शल प्लान, मार्शल प्लान क्या था, तो जिन कैपिटलिस्ट देशों को बहुत ज्यादा युद्ध से नुकसान हुआ है, जिन कैपिटलिस्ट स्टेट्स को युद्ध से, वॉर से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई के लिए ये आप कह सकते हैं लोन्स लेकर आए। क्यों, क्योंकि इन्हें पता था कि 1947 से 52 तक ये मार्शल प्लान लेके आए। मार्शल इनके आप कह सकते फॉरेन मिनिस्टर थे। वो ये थी बात की, अगर ये देश, जो भी देश युद्ध से बहुत ज्यादा नुकसान जिन्होंने उठाया है, अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो कम्युनिस्ट कंट्री से हेल्प ले ले इकोनॉमी को उठाने के लिए, जैसे इंडिया ने ले ली। तो इसलिए मार्शल प्लान क्या कहता था, हम उनकी इकोनॉमी को उठाने में उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, कैपिटलिस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें लोन दिया जाएगा ताकि वो कम्युनिस्ट ना बन जाए कहीं पे जाकर के। तो ये दो प्लान्स है जी, इन्हें याद रखिएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगली चीज है जी 1948 से 49 बर्लिन ब्लॉकेड। लिखते चले जाना जी चीजें। बर्लिन ब्लॉकेड होता है 1948 से 49। तो 24 जून 48 से 12 मई 1949 तक बर्लिन ब्लॉकेड होता है। ये क्या चीज है, तो ये जर्मनी है, ये जर्मनी के बीच में बर्लिन है शहर, है ना। तो इस शहर को क्या है, यूएसएसआर ब्लॉक कर लेता है, जमीनी रास्ते सारे। ठीक है, कि यहां पे कोई आएगा जाएगा नहीं। ठीक है, क्यों, ताकि क्या हो कि लोग हमारा साथ दे और ये जो जर्मनी है ये कम्युनिस्ट देश बन सके पूरा का पूरा। ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि जो न्यूजीलैंड है और यूएसए है,
वो आप कह सकते हैं हवाई रास्ते से यहाँ पे जाते हैं, लोगों की हेल्प करते रहते हैं, उन तक खाना पानी पहुंचाते रहते हैं, तो ये ब्लॉकेड काम नहीं करता है। तो यूएसएसआर आखिर में ये ब्लॉकेड हटा देता है। ठीक है जी, ये ब्लॉकेड है। 4 अप्रैल 49 को नाटो बनता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये उदारवादी देशों का मिलिट्री अलायंस था। देखो हर एक जगह देखो, सारी दुनिया कम्युनिज्म को या यूएसएसआर को, आप देखना कि हर एक चीज में बुरा ठहराती है, लेकिन देखो हर एक चीज में पहल यूएसए कर रहा है। जैसे कि पहले आप देखो कि रेड्स और व्हाइट्स की लड़ाई में जाना, फिर जापान में जाना, और यहां पे तीसरी चीज एक मिलिट्री अलायंस बना लेना। यूएसएसआर का कोई मिलिट्री अलायंस नहीं था, कम्युनिस्ट देशों का कोई मिलिट्री अलायंस नहीं था, लेकिन इन लिबरल देशों ने ये एक मिलिट्री अलायंस बना लिया 49 में नेटो के नाम से। यानी कि इसका काम क्या है, लड़ना। ठीक है, इसी दिन आजाद भी हुआ था देश 76 में 1949 में ही कम्युनिस्ट देशों ने भी एक संघ बनाया। ठीक है, इसका नाम है कोमेकॉन, लेकिन ये मिलिट्री नहीं था, ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था 49 में, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। क्या क्या हो रहा है 48-49 में, ब्लॉकेड, बर्लिन ब्लॉकेड एक चीज, 49 में नेटो बनता है दूसरी चीज, 49 में ही तीसरी चीज क्या हो गई, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कोमेकॉन बना है। आई होप आपने तीन चीजें यहां तक अच्छे से लिखी होंगी। नेक्स्ट है जी 49 में ही अगली चीज क्या होती है। देखो 49 में कितना कुछ हो रहा है। यूएसएसआर परमाणु शक्ति वाला देश बन जाता है। यूएसए के पास तो पहले ही था, इनके पास भी अभी न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं जी 49 में ही, यानी कि एटॉमिक वेपन्स इन्होंने भी इजाद कर लिए। 49 में ही जर्मनी का विभाजन होता है, डिवाइड होता है जर्मनी दो हिस्सों में, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। अगली चीज है 1950 से 53 तक कोरिया संकट चलता है। 50 से 53 तक क्या है जी, कोरिया संकट चलता है। उसके बाद क्या है, 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। स्टालिन की मृत्यु हो जाती है, एक एरा खत्म हो जाता है जी। ठीक है, यहां पे आकर के अगली चीज है 1954 सीटो बनता है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी लिबरल कंट्रीज का ही एक एसोसिएशन था। ये किस लिए था, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के लिए। अगले साल सेंटो बनता है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। पाकिस्तान इसका मेंबर था। ठीक है, पाकिस्तान इसका मेंबर था। अभी देखिए, अभी इतना कुछ हो रहा है, तो अभी यूएसएसआर की तरफ क्या है, तरफ से 1955 में वॉर्सो पैक्ट बना के एक मिलिट्री अलायंस बनाया जाता है वॉर्सो पैक्ट के साथ। ठीक है, 56 में सुएज कनाल क्राइसिस होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या है। सुएज कनाल क्राइसिस क्या है, तो सुएज कनाल को बनाया गया था यूके के द्वारा। है ये कहां पे, इजिप्ट में। अभी ये इजिप्ट से वापस लेना चाहता था यूके अपने दबाव के साथ, लेकिन वहां पे आप कह सकते हैं कि इजिप्ट भी इसे वापस नहीं देना चाहता। वो कहता है कि हमारी धरती पे बनी हुई है ये, तो हमारी ये प्रॉपर्टी है। तो अभी यूके क्या कहता है, यूके, फ्रांस, इजराइल क्या कहते हैं कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे इजिप्ट के ऊपर। तो इतने में सामने कौन आ जाता है जी, यूएसएसआर, कि हम आपकी हेल्प करेंगे। तो वहां पे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने ही वाला था कि सब कुछ सही हो जाता है। समझ नहीं आया ना, अच्छे से बताता हूं, रुको। तो इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा इजिप्ट पर किए गए हमलों को सुएज क्राइसिस कहा जाता है। तो सुएज कनाल ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई थी, जब इजिप्ट ब्रिटेन के अंडर था, लेकिन अब वो इसे अपने कब्जे में लेना चाह रहा था वापस ब्रिटेन। इजिप्ट ने कहा कि ये उनकी जगह पर बनी है, इसलिए ये कनाल का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं कि ये हमारे राष्ट्र के अंडर आती है। इसी को वापस हथियाने के लिए ब्रिटेन की सेनाएं और फ्रांस की सेनाएं इजिप्ट पर हमला करने के लिए निकल पड़ती हैं 56 की बात। इसी समय यूएसएसआर यूएन की सुरक्षा परिषद में कहता है, यूएसएसआर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहता है कि अगर ये सेनाएं वापस नहीं जाएंगी तो वो इजिप्ट की हेल्प करेगा और इजिप्ट की तरफ से लड़ना शुरू कर देगा।
और सभी सारी दुनिया को पता चल जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा जी यहां पे। तो ऐसे यहीं पे यूएस बीच में आता है। यूएस आकर के यूके यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस को, इजराइल को क्या करता है, पीछे हटने के लिए कहता है और वो तीनों देश पीछे हट जाते हैं और वॉर रुक जाता है। वहां पे नहीं, यहां पे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था। 1956 हंगरी में सोवियत दखल। हंगरी की बात आती है ना, अभी अभी हंगरी में क्या हुआ है, हंगरी में क्या हुआ है अभी कोरोना वायरस के टाइम, तख्ता पलट जैसी चीज हुई है, देखना कि क्या हुआ है। तो इस साल हंगरी में सोशलिस्ट सरकार के विरुद्ध स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, वहां की सोशलिस्ट सरकार के खिलाफ स्टूडेंट बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। यूएसएसआर को पता चलता है कि हमारे अधीन ये सब कुछ हो रहा है, तो वो इसे कुचलने के लिए टैंक भेज देते हैं जी वहां पे स्टूडेंट्स के खिलाफ, और उन स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है बहुत लोगों को। तो इस वजह से पूरी दुनिया इनका बहुत विरोध करती है, बहुत इन्हें क्रिटिसाइज करती है। 1957 आइजनहोवर सिद्धांत, यह सिद्धांत था कि मध्य पूर्व में साम्यवाद को रोकने के लिए, ठीक है, आइजनहोवर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यह आइजनहोवर सिद्धांत जैसे कि हमने पहले सिद्धांत पढ़े उसी तरीके से है। 60 से 73 के बीच में वियतनाम युद्ध, ठीक है, 13 साल वियतनाम युद्ध चला। यह युद्ध क्यों लड़ा गया, तो इसके पीछे कारण है एक थ्योरी। 13 साल तक वियतनाम में लड़ते रहे एक थ्योरी की वजह से। थ्योरी क्या है, डोमिनो थ्योरी, समझते हैं इसे, ठीक है। यह चीज आपको याद रखना है कि जो यूएसए है वो कहीं भी यहां पे जीतना नहीं चाहता था, ये युद्ध को वो रोकना नहीं चाहता था, वो चाहता था युद्ध होता रहे। क्यों, इसके पीछे उसकी एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ डोमिनो। ये क्या है अभी ये समझना पड़ेगा। तो डोमिनो किसे कहते हैं जी, तो आपने ऐसी कभी तस्वीर देखी होगी, इस तरीके की तस्वीर, इसमें क्या होता है जी, इस तरीके की तस्वीर में या इस तरीके की चीज में क्या होता है कि देखो ये जो इतना बड़ा ब्लॉक है, ये लास्ट में ये जो इतना बड़ा ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक को इसके साथ गिराना हो, यहां से इसको इसके तरफ गिर दें तो ये कभी नहीं गिरेगा। लेकिन अगर इसको हम गिरा दें इसकी तरफ, ये इसे गिरा देगा, ये इसे गिरा देगा, ये इसे गिरा देगा और ये गिर जाएगा, जो बहुत बड़ा ब्लॉक है। सिर्फ इस छोटे से ब्लॉक की वजह से, इससे भी छोटा रखो यहां पे, ये डोमिनो होता है, इसे कहते हैं डोमिनो। कि डोमिनो क्या होता है कि डोमिनो फिर गिरता चला जाता है आगे की तरफ, इससे बड़ी बड़ी चीजें गिर जाती है इसी तरीके से, ये होता है डोमिनो। तो अभी ये थ्योरी क्या है, तो उस टाइम के एशिया में अगर हम आते हैं तो पहला तो है रशिया, ये रशिया ले लेते हैं। उसके बाद है चाइना, उसके बाद है इंडिया भी कहीं ना कहीं कोरिया, कहीं ना कहीं वियतनाम। तो क्या हो रहा है, सारे देश कम्युनिस्ट बनते जा रहे हैं, डोमिनो गिरता ही चला जा रहा है। अगर यहां पे वियतनाम वाले डोमिनो को गिरने से नहीं रोका तो ये गिरेगा और आगे ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया तक को क्या बना देगा, कम्युनिस्ट बना देगा। जापान भी बीच में ले लेगा ये डोमिनो। तो क्या किया गया कि ये डोमिनो रोकना है अगर, तो जापान में क्या शुरू कर दिया गया, वॉर, सॉरी वियतनाम में 13 साल तक वॉर को रुकने नहीं दिया गया कि अगर यहां पे वॉर होता रहेगा अपनी जिंद जान सारी लगा दो यहां पे वॉर ऐसे शुरू कर दो कि यहां स्टेबिलिटी आए ही ना। जब यहां पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनेगी कोई, तो ना तो कम्युनिज्म ना लिबरलिज्म कुछ नहीं यहां पे होगा। तो यहीं पे चीजें रुकी रहेंगी, इससे आगे जा ही नहीं पाएगा, अगले देशों तक कोई जा ही नहीं पाएगा मैसेज कि कम्युनिज्म की लिबरलिज्म। तो ये चीज थी जिसके पीछे डोमिनो थ्योरी कि 13 साल तक लड़ाई लड़ी गई।
चीन, वियतनाम, कोरिया और लाओस में साम्यवाद रूल लागू हो चुका था। अमेरिका ने देखा कि डोमिनो गिरता ही जाएगा, इस तरीके से सारा एशिया, अफ्रीका साम्यवादी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने डोमिनो को रोकने के लिए क्या किया, यहां पे लड़ाई शुरू कर दी। और यहां पे अफगानिस्तान के आगे ईरान, इराक ये भी ना कम्युनिस्ट हो जाए तो अफगानिस्तान में भी कम्युनिज्म नहीं, टेररिज्म पैदा कर दिया। एक देश वियतनाम में 13 साल तक युद्ध चलाए रखा ताकि कोई देश आगे समाजवादी ना बन पाए। सो अपने फायदे के लिए इतने साल किसी देश में लोगों की जान लेना अमेरिका ने किया। ये चलो इनकी बातें, ये हमें ऐसा कुछ भी नहीं लेना देना। 75 में जो नॉर्थ अमेरिका वाला वियतनाम था, ठीक है, जिसे यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, वो जीत जाता है फाइनली। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो 1959 कैंप डेविड स्पिरिट। इस साल यूएसएसआर के लीडर निकिता खुश्चेव अमेरिका की यात्रा पे जाते हैं। ओके, और कुछ संबंध सुधरने शुरू होते हैं 59 में। लोग कहना शुरू करते हैं कि यूएसएसआर के सुप्रीमो यूएस से जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छे हुए हैं संबंध कहीं ना कहीं पे। तो प्रेसिडेंट आइजनहोवर इनवाइट करते हैं सोवियत प्रीमियर निकिता खुश्चेव को कैंप डेविड में, जो की जगह है, इन 59 टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू कोल्ड वॉर। अपॉन रिसीविंग द इन्विटेशन, Khrushchev was suspicious and wanted to know that what sort of camp it was। ये कैसा कैंप है ना, ये जगह का नाम। In his memoirs he recalled wondering at the time if the Camp David was a place। मतलब कि ये कैसी प्लेस होगी, ये हमें नहीं कहानियों में उलझना है ना, बस ये ऐसे याद रखो। 59 में एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं, 59 में एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं। 60 में U2 विमान कांड होता है, कंस्पिरेसी होती है एक। ये क्या थी? 60 में एक स्पाई प्लेन, गुप्तचर वाला प्लेन होता है, जो स्पाई प्लेन होता है, यूएसएसआर में पकड़ा जाता है, मार गिराया जाता है, जो कि किसका था? यूएसए का था। यूएसए का था। सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, लगता है कि नहीं यूएसए तो अभी भी हमें स्पाई कर रहा है, ये चीज निकलती है। दोबारा शुरू हो जाता है जी कोल्ड वॉर। 1961 बर्लिन की दीवार बनती है जी 13 अगस्त 1961 को। 62 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? तो ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहां पे है क्यूबा, ये हमारे पास है यूएसएसआर, इसके साथ ही यूरोप, मान के चलिए जैसा बन रहा है अभी। ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अभी क्या होता है, ये जो देश है क्यूबा, ये कौन सा देश बन जाता है जी? तो यहां पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाता है। पहले तो क्या था कि अगर यूएसएसआर को अमेरिका के ऊपर कोई हमला करना है तो कैसे करेगा? यहां से हमला करेगा। लेकिन यहां से हमला करना कोई आसान चीज नहीं थी। हजारों किलोमीटर का फासला था पानी में, तो मिसाइल्स यहां पे बहुत कम ही की जा सकती थी फायर। लेकिन अभी उनके जड़ में एक कम्युनिस्ट देश है, तो अभी तो डायरेक्टली यहां से हमला कर सकता है यूएसएसआर। तो यूएसए को लगा कि ये तो दिक्कत हो गई, तो यूएसए कहता है कि नहीं, तुम कम्युनिज्म छोड़ो, तुम लिबरल ही बनो। वो कहते हैं कि हम क्यों बने लिबरल? तो यूएसए क्या करता है कि रुको, कि तुम्हारा सारा ट्रेड हम रोक देंगे दुनियादारी के साथ, रहो कैसे रहते हो। ऐसे करके पानी में ब्लॉकेड कर देता है कौन? यूएसए, क्यूबा के ऊपर ब्लॉकेड कर देता है कि तुम किसी के साथ ट्रेड करके दिखाओ। यहां से आपको पता है कि बातें पहुंचती है यहां तक। इस ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए और क्यूबा की हेल्प के लिए यूएसएसआर के युद्धपोत आ जाते हैं जी पानी में।
अभी यहाँ पे जो युद्धपोत थे, अमेरिकन युद्धपोत थे, उनके ऊपर क्या था? न्यूक्लियर वेपन्स। यूएसएसआर के युद्धपोत थे, उनके ऊपर क्या थे? न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये कहा जा रहा था कि अगर किसी गलती से भी कोई एक दूसरे को कोई थोड़ी सी भी एक गोली भी मार देता, तो वहां पे वर्ल्ड वॉर 3 नहीं बल्कि पूरा अर्थ खत्म हो जाता, क्योंकि इतने ज्यादा वेपन्स वहां पे, एक साथ न्यूक्लियर वेपन पानी में इतने ज्यादा थे, वहां पे सारा अर्थ खत्म हो जाता वहां पे। तो बाद में दोनों देशों के, यूएसए यूएसएसआर के प्रेसिडेंट्स मिलके बातचीत करते हैं और अपने अपने युद्धपोत वापस लेते हैं। ये है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। चलिए जी, आगे है 62 में ही सिनो सोवियत स्प्लिट होता है। चाइना यूएसएसआर अभी अलग अलग हो जाते हैं आइडियोलॉजिकल बेसिस के। चीन के अनुसार सोवियत संघ अभी साम्यवादी विचारधारा से भटक चुका है, तो इसलिए चीन उसका साथ देना बंद कर देता है। रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट इसी साल क्या करते हैं? चाइना का दौरा करते हैं और चाइना के लोग भी उसके साथ, यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। 1968 एनपीटी होती है, जैसे कि आपको पता ही है, इंडिया इसमें साइन नहीं करता है। 70s का डेकेड है, डेकेड ऑफ देतांत इसे कहा जाता है। देतांत कहा जाता, देतांत क्यों? क्योंकि यहां पे कम होने लगा था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर यहां पे लगभग कम होने लगा था, खत्म होने लगा था 70s में। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी होती है, दोनों अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स खत्म करते हैं, पहली चीज। सोल्ट 1 ये भी ऐसी ट्रीटी थी। सोल्ट 2 जो बाद में फेल हो जाती है, ये सारी ऐसी ट्रीटीज थी। 70s के देतान क्या होता है डेकेड में, अच्छी चीजें होती है दोनों के बीच में। 79 में यूएसएसआर में अफगानिस्तान, यहां पे एक नई नई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी, तो यूएसएसआर वहां पे हेल्प करने के लिए, सपोर्ट के लिए अपने मिलिट्री भेज देता है। इसके बदले में वहां पे आपको पता है कि जो मुजाहिदीन थे उनकी हेल्प करते हैं, टेररिस्ट हैं जो बाद में बने, उनकी हेल्प करता है यूएस से। तो वहां पे भी वॉर शुरू हो जाता है अफगानिस्तान में, रिश्ते फिर खराब हो जाते हैं। 79 में एंड ऑफ देतांत हो जाता है जब अफगानिस्तान में वॉर शुरू हो जाता है। 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में यूएसओ बॉयकॉट करता है, हम मॉस्को में अपने बंदे नहीं भेजेंगे। 84 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक होता है, यूएसएसआर वहां नहीं भेजता है। 83 एबल आर्किज, एबल आर्किज क्या था? तो इस दिन क्या हुआ था 83 में, इस कोड नेम फॉर अ कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, कमांड पोस्ट एक्सरसाइज के लिए कोड नेम था। जितने भी नेटो के मेंबर थे वो क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज कर रहे थे, मिलिट्री एक्सरसाइज थी ये एक तरीके की। सारी नाटो की जो आप कह सकते हैं कि मिलिट्री थी, एक जगह मिली थी, इकट्ठी हुई थी। यूएसएसआर को लगता है कि ये हमारे खिलाफ वॉर करना चाहते हैं, वॉर ओपन करना चाहते हैं, तो इसीलिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लोड कर लेता है यूएसएसआर। लेकिन फिर आप क्या सीधे बाद में ये चीज रुकती है, ये भी न्यूक्लियर वेपन होने ही वाला था यहां पे भी। 83 में साउथ कोरियन सिविल प्लेन है जो यूएसएसआर में मार गिराया जाता है। साउथ कोरिया का एक सिविल प्लेन था, यूएसएसआर को लगता है कि ये एक स्पाई प्लेन है, इसे मार दिया जाता है, लेकिन आम लोग थे इसमें, यूएसएसआर की बहुत निंदा की जाती है। 85 मिखाइल गोर्बचेव नए लीडर बनते हैं। दो तरीके की नीतियां लेकर आते हैं ये, थोड़ा सा लिबरलिज्म करते हैं ताकि क्या हो, यूएसएसआर की आर्थिक व्यवस्था को थोड़ा ऊपर उठाया जा सके, लेकिन आपको पता है कि ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, दो तरीके की नीतियां थी, ग्लासनोस्ट और पेस्टरिका, लेकिन ये काम नहीं कर पाती है। ठीक है, 89 में सभी राज्यों में रेवोल्यूशन की मांग शुरू हो जाती है जी। 91 में क्या होता है, बहुत सारी संधियों के साथ आखिरकार खत्म हो जाता है, यूएसएसआर को डिसॉल्व कर दिया जाता है। 89 बर्लिन की दीवार गिरा दी जाती है। 90 जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है, सत्ता से हटा दिए जाते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, और मंदी में चला जाता है रशिया। यहां पे खत्म हो गया जी हमारा कोल्ड वॉर।